स्टार्ट कर रही हूँ। Hello friends, today we are going to do the preparation of cash flow statement and what are the informations required for that. As you all know that for preparing the cash flow statement you need the comparative balance sheets of the 2 year, profit and loss statement of the current accounting period and the additional information for finding out the various transactions that took place during the year involving cash inflow or outflow. Now, what is the step-by-step procedure for preparing cash flow statement? The first is determine how much cash and cash equivalents have changed. यानी first step में हम देखेंगे कि what was the cash and cash equivalent in the beginning and what is the cash and cash equivalent at the end and how much change has occurred in that. This is written. It is the amount by which cash and cash equivalents changed, and we must explain why cash and cash equivalents have changed by this amount by preparing a cash flow statement. यानी हमें ये explain करना है कि in the beginning और in the end जो हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं वो बढ़ा है या घटा है, और अगर कैश इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दैट, दैट इज़ वी ट्राई टू फाइंड आउट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. Second step is determine cash flow from operating. As you all know that there can be three types of cash flows: inflows and outflows. One is by operating activity, another is by investing activity, and the third is by financing activity. So second step will be that we have to find out the cash flows from operating activity. And operating activity जो revenue generating activity है, जो आपका business है mainly, उससे उस ऑपरेशन की वजह से जो आपका कैश जनरेट होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है. और इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया गया होता है. उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन देयर आर सर्टेन आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which reduce the profit figure, which are charged as an expense but they do not result in any outflow of cash. So we will make adjustment for those items, right? So that we will do, and then determine the cash provided बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए हम बैलेंस शीट में जितने नॉन करंट एसेट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं कि उसमें क्या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइंड आउट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एंड then the next step is determine the cash provided or used by financing activity. और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने के लिए हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट में. तो नॉन करंट एसेट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उससे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिलती है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को हम एनालाइज करते हैं तो उससे हमारे को फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिलती हैं. उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. नाउ वी विल प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. हमारे पास तीनों हेड्स से यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों का नेट रिजल्ट मिल जाएगा कि वेदर देयर इज़ अ नेट इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और हम उन तीनों का टोटल करके निकालेंगे कि व्हाट इज़ द net increase or decrease. Make sure that the total net cash flow, that is aggregate of net cash flows from operating, investing and financing activity, is equal to net increase or decrease in cash and cash equivalents at the end, right? So उसके बाद अगर during the year कोई ऐसी significant इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिनसे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, जैसे परचेज ऑफ लैंड बाय इशू ऑफ शेयर्स. तो ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें शेयर्स इशू किए गए लेकिन उसके बदले लैंड खरीदी गई. तो ना तो हमारा परचेज ऑफ लैंड में आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ और ना इशू ऑफ शेयर में इनफ्लो ऑफ कैश हुआ. सो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन, और हमें इसे नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करना होता है सो दैट हमें ये मेजर एक्टिविटी पता लगे, इसका डिस्क्लोजर हो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. नाउ वी विल सी
the cash flow from operating activity, how to find it out. अंडर एज़ यू नो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है. जब वो एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है तो इसके अंदर कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो रिलेटेड विद द ईयर हैं, अभी हमने पे नहीं किए हैं, अभी हमने पे करने हैं. कई रेवेन्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किए गए हैं, हमने एक्रू तो हो गए हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया है, लेकिन हमारे पास अभी कैश नहीं आया है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा इक्वल टू कैश हो. तो हमें निकालना ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है. दस अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नेट इनकम विल नॉट इंडिकेट द नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और net loss will not indicate the net cash used in operating activity. So in order to calculate the net cash provided by or used in operating activity, it is necessary to replace revenue and expense on accrual basis with actual receipts and actual payments in cash. This is done by eliminating the non-cash revenue and non-cash expenses from the given earned revenues and incurred expenses in the profit and loss statement. That is, we will make adjustments in the net profit figure to find out cash flow from operating activity. Now in our syllabus there can be two methods. One is direct method and the other is indirect method. In our syllabus we are required to study only the indirect method of computation of cash from operating activity. तो हमें केवल indirect method करना है. और indirect method के अंदर आपको पता है कि हम एडजस्टमेंट्स करते हैं. लाइक ये आप देखिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारे को ट्रायल बैलेंस में दे रखा है. ऐड एप्रोप्रिएशन आइटम्स, टैक्सेशन आइटम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट. या इसके लिए आप सीधा जो वो राइट हम यहीं कर लेते हैं इसको. तो वी ऐड सर्टेन आइटम्स, एडजस्टमेंट्स, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सारे आइटम्स हम ऐड करते हैं. और डिडक्ट करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट पेमेंट, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व्स. फ्रॉम द नेट रिजल्ट्स ऑफ द अबव रिगार्डिंग एडिशंस एंड डिडक्शंस, डिडक्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और ऐड ओपनिंग balance of loss at the case may be, and the net result would be the net profit before taxation and extraordinary items. Now there are two stages for achieving the net cash flow from operating activity: calculation of operating profit before working capital changes and calculation after working capital changes. तो पहले हम ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, लाइक डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं. डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन कैश. क्यों हम इसको ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये है तो कैश आइटम. ये सारे हमने आइटम्स जो डिप्रिसिएशन वगैरह ऐड किए, ये क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किए जाते हैं, बट दे डू नॉट रिजल्ट इन एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, तो हम उन्हें ऐड बैक करते हैं. उसके बाद जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, इसे हम अलग से उसके अंदर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो लॉस को हम डेबिट करते हैं. लॉस को डेबिट करने का मतलब है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है. लेकिन यहाँ जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाल रहे हैं तो हम जब किसी एसेट को बेचने से मिलने वाली जो सेल प्रोसीड है उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज इनफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेल भी जो लॉस है वो भी इंक्लूड हो जाता है. इसलिए हमें इस लॉस को ऐड बैक करना होता है, क्योंकि इट विल बी अ पार्ट ऑफ द सेल प्रोसीड्स. जो सेल प्रोसीड्स हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं, जब हमने उनको एज इनफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड कर लिया तो हमें लॉस को अलग से यहाँ डील करने की ज़रूरत नहीं है. लॉस को हम ऐड बैक करते हैं प्रॉफिट में टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी.
because the loss on the sale of machinery is not part of ordinary operations and it should be excluded in arriving at cash provided from operation. और दूसरा, the loss does not use cash and should be added back to reported income just like other incomes such as depreciation that do not affect cash. और तीसरी बात ये मैंने आपको बताई है कि वो अपने आप ही जो सेल्स रेवेन्यू है उसका पार्ट होता है, कम या ज़्यादा जितना भी आपने रिसीव किया है वो उसमें ऐड आ जाता है। उसके अलावा हम फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन कैश है, इसे भी ऐड बैक करते हैं। इसकी भी दिस इज दस इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिपोर्टेड इनकम। यस, जो आपके डेबिट वाले आइटम्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिए जाते हैं उनको हम ऐड बैक करते हैं, और जो डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम है उसे हम माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट। तो इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर शो करेंगे। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दस इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिपोर्टेड इनकम ऑफ द करंट ईयर एंड शोन सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एट इट्स एप्रोप्रिएट प्लेस। और व्हाट इज़ इट्स एप्रोप्रिएट प्लेस? जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऐसे ही रेंटल इनकम है, ये भी रिसीव्ड इन कैश है लेकिन ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। इट विल ऑल्सो बी शोन एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिफंड ऑफ टैक्स, इट इंक्रीजेज द कैश बट इट इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, सो इट विल बी शोन सेपरेटली, नॉट एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। राइटिंग बैक ऑफ एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर हमने एक्सेस प्रोविजन चार्ज कर लिया है और उसे हम राइट बैक कर रहे हैं तो हमारी ये रिवर्स एंट्री है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको भी हम माइनस करेंगे क्योंकि जब प्रोविजन फॉर टैक्स हम चार्ज करते हैं तो हम उसे ऐड बैक करते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट और गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको भी हम माइनस करेंगे क्योंकि गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज़ अ नॉन कैश रेवेन्यू which must be eliminated and this is done by deducting gain from the reported net income. उसके बाद we make the adjustments, हाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम सेकंड स्टेज में एडजस्टमेंट्स करते हैं फॉर द वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में जो चेंज हुए हैं। क्योंकि जब हम एक्रूवल बेसिस पर अकाउंट्स को बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हम एक्रूवल बेसिस पर बनाते हैं तो देयर आर लाइक एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा। उसके बाद सेवरल अदर एडजस्टमेंट्स आर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब हम एक्रूवल बेसिस पर अकाउंट्स बनाते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर सर्टेन डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स और ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। तो जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ आते हैं हमारे पास बैलेंस शीट में, दे आर द रिजल्ट बिकॉज वी आर मेकिंग द अकाउंट्स ऑन एक्रूवल बेसिस। तो हमें अब इस वर्किंग कैपिटल के लिए चेंजेस के लिए एडजस्टमेंट करेगी क्योंकि एन इंक्रीज़ इन, और क्या एडजस्टमेंट्स हैं कि जो एन इंक्रीज़ इन द आइटम ऑफ करंट एसेट, अगर करंट एसेट बढ़ रहा है इट कॉजेज अ डिक्रीज़ इन कैश इनफ्लो बिकॉज कैश इज़ ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे डेटर्स थे वो 50,000 थे और वो 50,000 से बढ़कर 60,000 हो गए, तो इसका मतलब है कि डेटर्स बढ़ गए तो कैश का इनफ्लो जो है वो कम हो रहा है, कैश इनफ्लो इज़ ब्लॉक्ड। एंड जब कैश इनफ्लो इज़ ब्लॉक्ड in current assets, so an increase in an item of current asset causes a decrease in cash inflow। तो ये कैश का जो इनफ्लो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे। एंड अ डिक्रीज़ इन एन आइटम ऑफ करंट एसेट, अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, डेटर्स पहले 50,000 थे और अब 40,000 हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ डेटर्स ने कैश पे कर दिया होगा और जब कैश पे कर दिया होगा तो इनफ्लो ऑफ कैश बढ़ेगा। इसलिए अ डिक्रीज़ इन एन आइटम ऑफ करंट एसेट कॉजेज़ एन इंक्रीज़ इन द कैश इनफ्लो, तो हम उसको ऐड बैक करेंगे। ऐसे ही एन इंक्रीज़ इन एन आइटम ऑफ करंट लाइबिलिटी कॉजेज़ अ डिक्रीज़ इन कैश आउटफ्लो। अगर हमारी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स जो थे वो पहले 50,000 थे और अब बढ़कर 60,000 हो गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ। अगर हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश होता तो
हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, हमने उन्हें कैश नहीं दिया, तो वी आर सेविंग द कैश, हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसलिए एन इंक्रीज इन एन आइटम ऑफ करंट लाइबिलिटी कॉजेज अ डिक्रीज इन कैश आउटफ्लो, सो देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैट। उसके बाद अ डिक्रीज इन एन आइटम ऑफ करंट लाइबिलिटी, अगर हमारे करंट लाइबिलिटी पहले 50,000 थी, क्रेडिटर्स 50,000 थे और अब वो 30,000 रह गए, इसका मतलब हमने 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स पे किए होंगे, तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द आउटफ्लो ऑफ कैश बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक, जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं, उन करंट एसेट्स में जो इंक्रीज़ होगी उसको हम माइनस करेंगे, करंट एसेट्स में जो डिक्रीज़ होगी उसे हम ऐड करेंगे। अगर करंट लायबिलिटी में इंक्रीज़ होगी तो हम उसे माइनस करेंगे, और अगर करंट लायबिलिटी में डिक्रीज़ होगी तो हम उसे ऐड करेंगे। ऐसे हम हर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, और दिस इज़ अ समरी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा तो हम उसे माइनस, जैसे यहाँ दे रखा है ये देखो सारा प्लस नेट डिक्रीज़ इन स्टॉक, नेट डिक्रीज़ इन, तो ये सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो करंट एसेट्स हैं, तो इसमें जो नेट डिक्रीज़ हो रही है वो ऐड की गई है, और जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनके अंदर नेट इंक्रीज़ ऐड की गई है। इसके अलावा जो करंट एसेट्स हैं उनमें नेट इंक्रीज़ माइनस की गई है, ये देखिए राइट, और जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनमें नेट डिक्रीज़ माइनस की गई है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जनरलाइज कि करंट एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट करना है और करंट लायबिलिटीज़ का क्या ट्रीटमेंट करना है। यू विल मेक द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल एंड एडजस्टमेंट्स विल बी मेड। उसके बाद जब हमारा ये हो जाएगा तो यू विल गेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस नेट डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस नेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ और net increase in current asset minus and net decrease in current liabilities minus. उसके बाद now we will go for determining the cash flows from investing activities. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आता है? द परचेज एंड सेल ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल और लॉन्ग टर्म एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। और इसके अलावा आपने अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स ख़रीदे हैं, अगर आपने एसेट ख़रीदा है, शेयर्स और डिबेंचर्स इन अदर कंपनीज़ ख़रीदे हैं, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगे। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स ख़रीदी हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स ख़रीदी हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा। उसके बाद हम अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए नॉन करंट लायबिलिटीज़ को एनालाइज करेंगे। जैसे इट कैन बी, अगर हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स करते हैं, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर हम इन शेयर्स या शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं या डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो भी वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हम इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करते हैं वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इस तरह से हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को निकालेंगे। उसके बाद में for finding out the missing information we will have to prepare the plant and machinery account or the building account and we will find out कि उसमें कितनी डेप्रिसिएशन है, कितना एसेट बेचा गया है और कितना एसेट ख़रीदा गया है। ये हम इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइडेड होगी उसके बेसिस पर हम उस एसेट का अकाउंट बनाएंगे और उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालेंगे। उसके अंदर जो हमारी डेप्रिसिएशन है उसे लेंगे और इस हिडन इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें देखना होगा कि डेप्रिसिएशन का जो हमारे मेथड्स रहे हैं,
देयर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इफ़ यू रिमेंबर। एक है कि जिसमें डेप्रिसिएशन सीधी एसेट अकाउंट में चार्ज की जाती है, जिसे हम कहते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन। और दूसरा होता है जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। और जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह शो होती है बैलेंस शीट के अंदर, और एसेट अकाउंट जो है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर अपीयर होता है। तो इसके लिए आपको वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले जो मेथड्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि उस बैलेंस शीट में, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट अकाउंट में चार्ज की गई है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया गया है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मेक द asset account, and then only you will get the correct information regarding the depreciation, regarding the profit or loss on the sale of asset, and regarding the purchase of asset. So you have to have the correct knowledge of methods of charging depreciation, whether without provision for depreciation method is being followed or with provision for depreciation method is being followed. उसके अलावा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का आपको पता ही है कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में क्या होता है कि अगर आपको खाली प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो जो लास्ट ईयर का प्रोविज़न होता है वो इस साल का टैक्स पेड माना जाता है, और जो करंट ईयर का प्रोविज़न होता है दैट इज़ एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग आउट ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके अलावा अगर आप प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट में इंफॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग द टैक्स पेड दे रखी है तो आप अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। अगर आपको टैक्स पेड दे रखा है तो आप यहाँ टैक्स पेड को ले लेते हैं, और यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो आती है ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया है। ये जो प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा दैट विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग आउट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये जो टैक्स पेड होगा दैट विल बी शोन एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। सो या तो आपको ये दे रखा हो सकता है, आप ये निकालेंगे, या आपको प्रोविज़न क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होगा और आप इसे एज ए मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि टैक्स पेड कितना है ड्यूरिंग द ईयर, एंड अकॉर्डिंगली टैक्स पेड विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड प्रोविज़न क्रिएटेड विल बी एन इनफ्लो ऑफ कैश। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड के अंदर जैसा हम करते आए हैं, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी किया था कि अगर प्रपोज डिविडेंड पहले ही अप्रोप्रिएट कर लिया गया है और बैलेंस शीट के अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड का आइटम अपीयर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर का डिविडेंड प्रपोज्ड होगा उसे इस साल में पेड मानेंगे, और जो करंट ईयर का डिविडेंड प्रपोज्ड होगा उसे हम नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। लेकिन आफ्टर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड पैराग्राफ 14 अब क्या हो गया है कि डिविडेंड प्रपोज, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इस बात को गौर से पढ़ा था कि अब ये हो गया है कि जो डिविडेंड प्रपोज किया जाता है उसे एज ए लाइबिलिटी नहीं माना जाता, और लाइबिलिटी नहीं माना जाता तो वो बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटीज़ में अपीयर नहीं हो रहा होगा, और उसे नीचे शो किया जाता है इन द नोट टू अकाउंट्स कि डिविडेंड इज़ प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और जो डिविडेंड इस साल प्रपोज किया जा रहा है वो अगले साल पे किया जाएगा। तो जब तक आपको अकाउंट्स में दिया ना गया हो कि वो डिविडेंड पे किया गया है तब तक आप उसे एज ए प्रपोज डिविडेंड शो करते हैं, और अगले साल आप सरप्लस, ये एंट्री होती है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। तो अब आप जब प्रॉब्लम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट की सॉल्व करेंगे तो आपको देखना होगा कि वो डिविडेंड प्रपोज किया गया है और पे किया गया है या नहीं। जैसे proposed dividend amounting to 10 lakh for the year ending 31st March 2016 has been declared as paid on 1st April 2016। तो ये 10 लाख का जो डिविडेंड है वो करंट ईयर में ही प्रपोज किया गया है और करंट ईयर में ही पे किया गया है। तो add 10 lakh to the current year's profit for calculation of operating profit and current year, and then show 10 lakh as paid in the current year as outflow of cash। So proposed dividend अब liability नहीं माना जाता, क्योंकि बैलेंस शीट बनाए जाने के बाद वो डिविडेंड प्रपोज किया जाता है और फिर वो डिक्लेयर करके अगले साल पे किया जाता है। तो तब तक उसे हम प्रपोज डिविडेंड को
रिज़र्व एंड सरप्लस में आपने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले टॉपिक में कि हम रिज़र्व एंड सरप्लस में से उसे माइनस नहीं करते थे प्रपोज डिविडेंड को, हम उसे नोट टू अकाउंट्स में शो करते थे। जब हम नोट टू अकाउंट्स में